तो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेंस के मेन कोर एलिमेंट्स को हम ज़रूर समझें, हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस, हाउ टू मेमोराइज द टॉपिक्स, ये सारा चीज़ें हम देखने वाले हैं। आज सबसे पहले टॉपिक उठा रहे हैं डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। पहला चैप्टर हो चुका है, जो पहला पार्ट था वो हो चुका है, उसको प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट पे चेक कर लो, जो मेंस टेस्ट सीरीज़ वाली है ना विजन की, उसी पर हमने ये वाला भी डाला हुआ है विजन का वैल्यू एथिक्स भी, तो प्लीज़ वहाँ से चेक करो। अच्छा, अब ना देखो, हमने उस दिन देखा कि एथिक्स का मतलब है, एथिक्स ही हमें बताता है क्या गलत है, क्या सच है, क्या सही है हमारे लिए, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हम ना इसको कैसे पढ़ सकते हैं, और इसकी 4 डायमेंशंस को हम देखेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि कैसे राइट एंड रॉन्ग चीज़ें होती हैं। अब यहाँ ना 4 डायमेंशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जैसे 24 में क्वेश्चन आया कि एथिक्स जो होता है ना, वो सेवरल की डायमेंशंस को इनकम्पास करता है, जो इंडिविजुअल्स को गाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि वो मॉरली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कर पाएँ। तो आपको की डायमेंशन पूछी है एथिक्स की, जो ह्यूमन एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती हैं, और कैसे ये डायमेंशंस एथिकल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, लाइक दैट। अब ना देखो 4 डायमेंशंस पे सबसे पहले पढ़ते हैं, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स को समझते हैं सबसे पहले। 4 डायमेंशंस हैं एथिक्स की। पहली है मेटा एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स के बारे में हम समझेंगे। मेटा एथिक्स का मतलब है मोरालिटी क्या है, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का मतलब है कि कैसे लोग करते हैं इसको और कैसे करना चाहिए, दैट इज़ नॉर्मेटिव एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स मतलब रियल डायलेमा अगर जब होता है उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हो, उस अप्लाइड एथिक्स को, उसी को कहते हैं। आज हम सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं मेटा एथिक्स से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर अपने जो भी आपके प्रियजन हैं उनसे भी ज़रूर ये लेक्चर शेयर करना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मेटा एथिक्स में जैसे गाइस हमने बात ही करी कि मोरालिटी क्या है, यानी हम ना बहुत डीप में जाके ये समझते हैं चीज़ों को कि एथिकल कॉन्सेप्ट हैं क्या। ये नहीं पूछा जाता कि आप ये एक्ट रॉन्ग है या नहीं, आप ये देखते हो कि रॉन्ग एक्चुअली है क्या, रॉन्ग एक्चुअल मीनिंग क्या है रॉन्ग का। तो मेटा एथिक्स की ना 3 फर्दर ब्रांचेज हैं जो फिलॉसफीज़ को डिस्क्राइब करेंगी, ठीक है। पहली फिलॉसफी है जो मेटा एथिक्स को दिखाती है, दैट इज़ मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म, यानी एग्जाम्पल के ह्यूमन राइट्स हैं, वैलिड है हर जगह, चाहे किसी भी कल्चरल प्रैक्टिस में हो। अगर टॉर्चर गलत है तो पूरी सोसाइटी के लिए गलत है ना। तो मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म का मतलब है जो मॉरल ट्रुथ है वो यूनिवर्सल है, हर किसी के लिए इंडिपेंडेंट है, हर कहीं पे होना चाहिए। दे एग्जिस्ट वेदर और नॉट एनीवन बिलीव्स देम, चाहे कोई माने चाहे ना माने, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर जगह वैलिड है, हर जगह यूनिवर्सल है, एज वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन राइट्स। मॉरल रिलेटिविज्म की बात करें तो मॉरल ट्रुथ जो है वो सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया, कल्चर से बना। अभी कह रहे हैं व्हाट इज़ राइट इन वन कल्चर हो सकता है वो दूसरे कल्चर में गलत। तो एग्जाम्पल के तौर पर अबॉर्शन जो है वो बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कई सारी कंट्रीज़ में, लेकिन कई जगह पर वेस्टर्न नेशंस में ये एथिकल राइट है कि भाई वुमेन का अपना शरीर है, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले, अबॉर्ट कराना है कि नहीं कराना है। मॉरल रिलेटिविज्म है। एक मॉरल इंस्टीट्यूशनिज्म होता है, यानी कुछ मॉरल ट्रुथ होते हैं वो डायरेक्टली हमें इंट्यूशन से पता चलता है, हमें हमारी अपनी कंसाइंस हमें बताती है, हमारी अपनी अंतरात्मा हमें बताती है। जैसे कि एक व्यक्ति जो है वो इंस्टेंटली उसको पता चल जाता है कि बच्चा, लेट अ चाइल्ड ड्रॉन इवन विद नो लॉ कंपेलिंग रेस्क्यू। तो एक बच्चा डूब रहा था, उसको देखा कि भाई एक है ना, क्योंकि लॉ तो नहीं है कि उसको रेस्क्यू करे, लेकिन वो फिर भी गया क्योंकि उसको लगा यार मेरी अंतरात्मा कह रही है कि मैं इसको जाके बचाऊं। तो ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटर को भी ऑनेस्ट पोजीशन क्या होती है कि कोई भी मिडिल पाथ वो ले ले। कोर प्रिंसिपल जैसे ह्यूमन डिग्निटी है, जस्टिस है, नॉन क्रूअलिटी है, ये एक ऑब्जेक्टिव और नॉन नेगोशिएबल की तरह है। तो द वे दीज वैल्यूज़ आर अप्लाइड, ये हमें रिस्पेक्ट करना है, और ऑफिसर को कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है। कस्टोडियल टॉर्चर को एक कल्चर बता के आपने एक्सक्यूज़ दे दिया, सेम ऑफिसर उसी को हम्बली हैंडल कर रहा है ना। तो ये होता है, आपने, ये मेटा एथिक्स है कि आपने ही डिसाइड करना है कहाँ पे कौन सी चीज़। अभी तो कह रहे हैं वो प्रिंसिपल मिडिल पाथ पे आपको चलना है। अब हम समझते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स का तीसरा स्कूल क्या है। ये ना मॉरल स्टैंडर्ड्स को दिखाता है। क्या दिखाता है ये? मॉरल स्टैंडर्ड्स को दिखाता है और प्रिंसिपल्स को बताता है कि कैसे एक्शन करने हैं। इंस्टीट्यूशंस, कैरेक्टर ट्रेट्स को बताता है कि फंडामेंटली क्या राइट है, फंडामेंटली क्या रॉन्ग है, और ब्लूप्रिंट देता है एथिकल डिसीजन मेकिंग के बारे में। तो 3 मेन अप्रोच है नॉर्मेटिव एथिक्स की, है ना, जिससे हमें पता चलता है। अब आज हम स्कूल भी पढ़ेंगे, हम स्कूल से भी पता लगाएंगे कि कैसे हमें आंसर्स लिखने हैं। जैसे मान लो डिओंटोलॉजी यानी ड्यूटी बेस्ड एथिक्स क्या कहता है। जब भी डिओंटोलॉजी का नाम आएगा आपको याद होना चाहिए कि हम इसमें बात करेंगे इमैनुअल कांत की। किसकी बात करेंगे? इमैनुअल कांत की। तो मॉरल राइटनेस जो होती है ना किसी भी एक्शन की, वो इंटायरली डिपेंड करती है कि वो किस तरह से हुई है। कॉन्सिक्वेंसेस पे नहीं डिसाइड करती वो पहले ही उसका नेचर ऑफ एक्ट ही हमें बता देता है। अगर आपका कमांड था कि कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव पे बिल्कुल उस पर चलने वाला था, जैसे आपने कहा
यू शुड ओनली एक्ट इन वे दैट यू वांट एवरीवन एल्स टू एक्ट, यानी वो कर्म करो जो आप चाहते हो दूसरे भी करें। तो आपको वैल्यूबल है ना, इट रिक्वायर्स यू टू ट्रीट पीपल एज वैल्यूबल एंड्स रादर देन कि आप उसको टूल की तरह उनको अपने गोल्स को अचीव कर तरह उनको खाली वैसे देखो, एक समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप जैसा अपने साथ होना जाना चाहते हो ना, कि आपके साथ जैसा हो आप वैसे ही दूसरे के साथ भी करो। एडमिनिस्ट्रेटिव टेट मतलब इसका साफ साफ बता रहा है, अगर डिओंटोलॉजी आप फॉलो कर रहे हो ना, ये वाला स्कूल अगर फॉलो कर रहे हो जो ड्यूटी बेस्ड एथिक्स है, इसमें आप कभी झूठ नहीं बोलोगे, आपको कभी चीट करना नहीं पड़ेगा, आप कभी ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं करोगे और हमेशा पॉजिटिव आउटकम्स की तरफ बढ़ोगे। इसी को डिओंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है टेलियोलॉजी, ये आउटकम बेस्ड होती है। कोर एथिक्स में इसमें आर्किटेक्ट्स कौन है, जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल है इसके अंदर। अब मॉरल वर्थ ना एक्शन की जज कैसे होती है, एक्सक्लूसिवली इसके अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस से पता चलता है। तो यहाँ पर ना फॉलो होता है यूटिलिटेरियनिज्म वाला स्कूल कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस कैसे है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल की वजह से। तो यहाँ पर ट्रेड्स क्या हैं, यहाँ पर ट्रेड्स ये हैं कि हमें ना हमेशा ना स्कार्स पब्लिक हेल्थ केयर रिसोर्सेज को प्रायोरिटाइज करना है, वैक्सीन वल्नरेबल सेक्शन तक जानी चाहिए, हाई सेगमेंट ऐसा है जहाँ पे हमें एक एग्रीगेट करके लाइफ सेविंग आउटकम्स की तरफ बढ़ना है। यानी ये वाला जो स्कूल है आउटकम बेस्ड है, यहाँ पर आपके सारे एक्शन इस बात पे डिपेंड करेंगे कि क्या जो उसका कॉन्सिक्वेंस या जो उसके परिणाम आए वो आए जो आने चाहिए थे। तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस तभी है जब वो लोगों तक पहुँच रही है। समझ में आया। ऐसे ही हमारा डिओंटोलॉजी है वो ड्यूटी बेस्ड एथिक्स है, टेलोलॉजी है वो आउटकम बेस्ड है। तीसरा है हमारा वर्चू एथिक्स यानी करेक्टर फोकस्ड। इसको कौन करेक्टराइज करेगा, एरिस्टोटल। वर्चू एथिक्स शिफ्ट हुआ है, वर्चू एथिक्स कहते हैं व्हाट शुड आई डू या व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शुड आई बिकम। तो रादर देन यू आर जस्ट जजिंग द पर्सन स्ट्रिक्टली बाय द लॉज और बाय रूल्स एंड आउटकम, आप देख रहे हो इस व्यक्ति का इनहेरेंट करेक्टर क्या है, यानी क्या इस व्यक्ति में अंदर से ईमानदारी निकल के आ रही है, करेज है, टेम्परेंस है। अगर वो सब कॉशियस हैबिट में भी अनशेकेबल रहा तो आप समझ जाओ एरिस्टोटल यही कह रहा है वर्चू एथिक्स यानी करेक्टर बेस्ड होते हैं। अब यहाँ पर ये क्या लिख रहा है देखो, इसी को समझाते हुए आपको बताना भी पड़ेगा ना, जब आप ये सारे एथिक्स समझा दोगे, मेटा एथिक्स समझा दोगे, उसके सारे पॉइंट समझा दोगे, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि एक मैच्योर एडमिनिस्ट्रेटर कभी कभी अपने पूरी तरह से सिंगल मॉरल लेंस पे रिलाई नहीं करता, उसको तीनों पिलर्स को साथ लेके चलना पड़ेगा, उसको कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने पड़ेंगे, उसको एक्शन पर भी देखना पड़ेगा, उसको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन बेनिफिट हो रहा है और कौन हार्म हो रहा है, ये दोनों ही फैक्टर्स पे उसको चलना पड़ेगा। उसको ड्यूटी को भी ऑनर करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली लॉ को भी फॉलो करना पड़ेगा, सिटीजन्स के राइट्स को भी फुलफिल करना पड़ेगा। तो एंड थ्रू वर्चू दे एक्ट डीप मॉरल इंटीग्रिटी में रहेगा। अगर आप वर्चू एथिक्स को फॉलो कर रहे हो उसको पता होगा कि व्हाट इज राइट, इवन कोई रूल कंपेल करे ना करे लेकिन उसको करना है। तो दैट इज ऑल कम्स अंडर योर व्हाट, ये तीनों अप्रोचेस आपकी नॉर्मेटिव एथिक्स का पार्ट है, ये तीनों स्कूल आपके। अभी हमने पहले मेटा एथिक्स पढ़ा, फिर नॉर्मेटिव एथिक्स में हम कह रहे हैं कि क्या एक्शन होने चाहिए, तो उसमें हमने 3 स्कूल डिस्कस किए, डिओंटोलॉजी, टेलोलॉजी और वर्चू एथिक्स। अब हम चल रहे हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स की तरफ, जिसमें हम कहेंगे व्हाट पीपल एक्चुअली बिलीव। अब देखो ये ना एक एम्पेरिकल स्टडी है लोगों के बिलीफ की, लोगों के एटीट्यूड की, लोगों के प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग मोरालिटी। तो इट फोकसेस ऑन ऑब्जर्विंग और डिस्क्राइब करना कि कैसे कोई इंडिविजुअल या ग्रुप कैसे डिफाइन कर रहा है राइट एंड रॉन्ग को, रादर देन जस्ट प्रिस्क्राइबिंग हाउ दे शुड बिहेव। तो हमें मॉरल लैंडस्केप जो एग्जिस्टिंग है उसको समझना है बिफोर रिफॉर्मिंग इट। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपने रूरल ओपन डिफिकेशन को ओपनली ओवरकम करना है, एक्सेप्ट करना है, तो इसके लिए डीप कल्चरल सेंसिटिविटी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपको स्वच्छ भारत अभियान को अगर सही में इम्प्लीमेंट कराना है तो वो आपके अंदर से भी आना चाहिए कि मुझे ये काम करना है क्योंकि ये ज़रूरी है। अब अप्लाइड एथिक्स में क्या होता है, अप्लाइड एथिक्स में आप क्या करते हो, रियल वर्ल्ड एक्शन को रिस्पेक्ट करते हो। अब यहाँ पर आपको हमेशा पब्लिक लाइफ प्राइवेट लाइफ में डायलेमा होगा, बट आपको सही चुनाव करना है, तो वो कैसे करोगे, अप्लाइड एथिक्स सिखाएगा 4 स्टेप्स में। इसके 4 प्रोटोकॉल हैं, 4 रूल्स हैं, कोर थ्योरी है, स्टेक होल्डर्स हैं, क्लैश ऑफ ड्यूटी और रेजोल्यूशंस हैं। यानी आपको आइडेंटिफाई करना है नॉर्मेटिव लेंस से, फिर हर ग्रुप को कौन कौन अफेक्ट हो रहा है, फिर पिन पॉइंट करना है कि डायलेमा क्या आ रहा है, फिर उसको कैसे रीजनड और लीगल वे में उसको सॉल्व करना है, उसी को कहते हैं, आप करते हैं। कंटेम्प्रेरी डोमेन्स क्या है अप्लाइड एथिक्स के, देखो अप्लाइड एथिक्स कोई सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इवॉल्व है, बहुत सारी फील्ड से है। अप्लाइड एथिक्स में बायो एथिक्स भी आएगा, एनवायरमेंटल एथिक्स भी आएगा, बिजनेस एथिक्स, मीडिया एथिक्स, टेक्नोलॉजी, सारे एथिक्स आएंगे।
क्योंकि फिर ही एक कॉमन पैटर्न बनेगा कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, मार्केट एडवांस हो गई, इंस्टीट्यूशंस आ गए, वो कैसे कर रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, कैसे उनको रेगुलेट करना है। अब जब भी अप्लाई एथिक्स पे क्वेश्चन कैसे आता है, देखो जैसे यही वाला आ गया कि ऑनलाइन मेथडोलॉजीज बीइंग यूज्ड फॉर डे टू डे मीटिंग्स, इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल्स इन दी एडमिनिस्ट्रेशन एंड टीचिंग एंड लर्निंग एजुकेशन सेक्टर, डिस्क्राइब डिस्कस एथिकल इशूज़। फिर भी क्या हो जाते हैं, वल्नरेबल जो सेक्शन है सोसाइटी का, जैसे वुमेन है या कोई ऑर्फन बच्चा है या कोई फिजिकली डिसेबल है, वो क्या करे, कोई ब्लाइंड बच्चा है तो टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी उन तक पहुँच रही है, किसी के पास इंटरनेट नहीं है, कुछ भी ऐसा हो सकता है या उस तक पहुँचा ही नहीं है अभी, तो ये ऐसे डायलेमास को कैसे फुलफिल करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आज लेके चल रहा है डिजिटल एथिक्स को समझाएगा डेविड ड्रॉगर। क्यों, याद रखो जब भी एथिक्स का पेपर सॉल्व करोगे, जितनी ज़्यादा ऐसे कोड्स डालोगे, यू हैव टू ऐड एज मच एज कोड यू कैन। हर आंसर में ज़रूरत से अगर आपको लग रहा है कि कोड आपको याद है, इसीलिए कोटेशंस में डालती रहती हूँ, प्लीज़ पोस्ट चेक करा करो, प्लीज़ आंसर्स किया करो, तभी कुछ भला होगा आपका। डिजिटल एथिक्स में डेविड ड्रॉगर्स का बहुत अच्छा एक आपका कोट है कि डिजिटाइजेशन इज टैक्टिकल, ट्रांसफॉर्मेशन इज स्ट्रैटेजिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ना हम ना इसका मतलब भी समझते हैं, क्योंकि हम जब भी तैयारी करें हमें ध्यान रखें कि हम हर एक चीज़ को ना मतलब के साथ समझते हुए करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि बस हमने जी कर लिया है और हम उसके बाद हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें बिल्कुल ये समझते हुए चलना है कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और हमें इनको अच्छे से करना है, ठीक है। अब इसी का मतलब समझते हैं। डिजिटाइजेशन इज़ टैक्टिकल प्रोसेस, कन्वर्टिंग है ना, जैसे क्या होता है, वो कन्वर्ट करता है एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल इन्फॉर्मेशन में। फिर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, हाउएवर इट इज़ स्ट्रैटेजिक ओवरऑल इंटायर बिजनेस में। से देखो डिजिटाइजेशन ने डेटा एक्सेसिबल हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्टर करता है कैसे ऑपरेट करना है, कैसे compete करना है। तो डाइव डीपर इनटू हाउ दिस कॉन्सेप्ट अप्लाई। जैसे देखो डिजिटाइजेशन का मतलब क्या है, ऑपरेशन आपके एफिशिएंट हो जाएंगे, रिकॉर्ड प्रिजर्व होंगे, कंप्लाइंस लगेगी, स्कैनिंग होगी पेपर फाइल्स की, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शिफ्ट हो जाएगा, लेगेसी सॉफ्टवेयर आपका टाइम बचाएगा, पेपर बचाएगा, है ना। तो डिजिटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से डिजिटल डेटा ऑप्टिमाइज हो रहा है, ऑटोमेट हो रहा है, समझ रहे हो। तो इसी को हम कहते हैं कि यानी कि दिस कोट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कोटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कोट है ना, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है कि किस तरह से ये आपका बिजनेस प्रिंसिपल्स में कितनी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। आज के एरा में जहाँ पर इतनी वॉलेटिलिटी है, देयर इज़ नो अदर वे बट टू रीइन्वेंट, तो सस्टेनेबल एडवांटेज हम लेते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया। उसके बाद बताना कि देखो डिजिटल एथिक्स बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि हमें कोई भी इंडिविजुअल कॉरपोरेशन है या स्टेट है, वो कैसे इंटरनेट सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है, ताकि हर हाल में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि साइबर स्पेस सेफ रहे, इक्विटेबल रहे, अकाउंटेबल रहे। तो इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधार है, UPI, ONDC, डिजी लॉकर, ये सारे के सारे, ये सभी हमारे वेलफेयर डिलीवरी चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल एथिक्स हमारा गवर्नेंस इंपेरेटिव है। तो 4 ऐसे यूनिफाइंग प्रिंसिपल्स क्या हैं डिजिटल एथिक्स के। जैसे देखो कंसेंट की बात करते हैं, कोई डेटा नहीं है, कोई एल्गोरिदम नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो हर एल्गोरिदम डिसीजन हमारे ह्यूमन ओनर के हैं। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो हर सिटीजन के पास ये हक है टू कलेक्ट करना, डिसाइड करना। इंक्लूजन का मतलब है डिजिटल डिवाइड एथिकल है, लेकिन कोई टेक्निकल फेलियर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ना कुछ किन प्रिंसिपल्स हैं डेटा प्राइवेसी एथिक्स के, कि हु कलेक्ट्स व्हाट, हुम, फॉर व्हाट पर्पस एंड विद व्हाट रिगार्ड, सेफ रिगार्ड। जैसे देखो डेटा प्राइवेसी एथिक्स क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी है, एथिकल AI है, इंडिविजुअल राइट ओनरशिप है, अकाउंटेबिलिटी है, कंसेंट कंट्रोल है। ये सारे के सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि डेटा प्राइवेसी एथिक्स को मानते हैं। आपको डायलेमा समझो क्या है, नेशनल सिक्योरिटी, स्टेट एफिशिएंसी वर्सेस फंडामेंटल राइट टू इंडिविजुअल प्राइवेसी, दिस इज़ द डायलेमा। अब इशू क्या क्या आता है, सबसे पहला इशू है मास सर्वेलेंस विदाउट लॉ। तो सर्वेलेंस अगर कोई स्टैट्यूट नहीं है, कोई जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है, तो पुट्टास्वामी का केस हमने देखा ही था टेस्ट करके। फेशियल रिकॉग्निशन 1900 रेलवे स्टेशन में हो रहा है, तो मास सर्वेलेंस है लेकिन कोई लॉ नहीं है, समझ रहे हो आप। बायोमेट्रिक इंक्लूजन है, आपने ऑटो फेलियर्स देखे होंगे बहुत सारे, जिसमें सिटीजन्स को ब्लेम जाता है, सिस्टम को नहीं जा रहा। स्टार्वेशन डेथ हुई संतोषी कुमार की आधार राशन डीलिंकिंग के बाद, ऐसा कैसे हो गया बताओ। IoT का देखो, ऑलवेज ऑन सेंसर स्ट्रीम बॉडी होते हैं, स्मार्ट मीटर्स लगाए, उससे ऑक्यूपेंसी का रिवील होता है, फिटबिट डेटा है, इससे एविडेंस मिलता है, डिबेट मर्डर केस मिला हमें देखने को। फिर VR है, मेटावर्स हैं, या आपने से देखा आपने कॉर्पोरेशन डेटा एक्सट्रैक्शंस हैं। ये सारे ऐसे कंसर्न्स हैं जहाँ पर एथिकल चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो एथिकल पर्सपेक्टिव क्या है, जैसे सर्वेलेंस कैपिटलिज्म की बात करते हैं, कैसे कैसे देखो करंट इशू क्या आया।
इकोनॉमिक सिस्टम में जहाँ हम प्राइवेट कॉर्पोरेशन, अमेजॉन, अल्फ़ाबेट है ना, यहाँ भी लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, मोनेटाइज कर रहे हैं पर्सनल डेटा को, प्रिडिक्ट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, ताकि अपना उस हिसाब से प्रॉफिट बना सकें, डिसीजंस ले सकें, तो ये उस हिसाब से देते हैं। अब यहाँ पर कंसर्न क्या है, देखो मैनिपुलेशन करोगे आप यूज़र के डिसीजन को, क्योंकि आप क्या करते हो, यूट्यूब रिकमेंडेशन डालते जाओगे बार बार आप ऐसी चीज़ें उसको दिखाओगे कि वो बार बार उस चीज़ के लिए मान जाए। फिर प्राइवेसी इरोजन होएगा, तो डेटा कलेक्ट जब बिना प्रॉपर कंसेंट के होता है तो मास सर्वेलेंस होगा। क्लियर व्यू एआई स्टॉप्ड इन फ्रांस। कमोडिफिकेशन होगा पर्सनल डेटा का, जैसे स्लीप अपने मशीन है वो सीक्रेटली मैसेज सेंड कर रही है, या डेमोक्रेटिक वायलेशन हो रहा है, जैसे इंडिया के आईटी रूल्स ब्लर करते हैं नेशनल सिक्योरिटी गवर्नमेंट कंट्रोल को। फिर मेंटल हेल्थ रिस्क है, तो सोशल मीडिया जैसे प्रमोट कर रहा है कंटेंट क्रिएट ट्रिगरिंग एंगर एंड फियर। अब चैलेंजेस क्या है इनको कंट्रोल करने में सर्विलेंस कैपिटलिज्म को, तो एग्जिस्टिंग लॉ फेल है। डेटा शेयरिंग विद इंटेलिजेंस एजेंसी, इससे पब्लिक स्क्रूटनी खत्म हो रही है। रैपिड इवोल्यूशन है एआई और आईओटी का, तो रेगुलेटरी एफर्ट भी हुए, जैसे ग्लोबली हम देखें जीडीपीआर, ऐसे स्ट्रिक्ट डेटा कॉन्सेंट वगैरह बना रखा है। केएस पुट्टास्वामी ने जैसे एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ डिक्लेयर किया था भाई प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है एंड इट कम्स अंडर आर्टिकल 21, यू कैन नॉट इन्फ्रिंज इट। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। इंडिया को ना अपना ना डीपीडीपी एक्ट जो है ना वो स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और एग्जेम्पशंस को लिमिट करे। टेक मोनोपोलीज को ब्रेकअप करने की ज़रूरत है, हार्मोनाइज कर दो, अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ चलो। तो ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखो टेक फर्म्स को ना प्राइवेसी बाय डिज़ाइन चलना चाहिए। तो इब्राहिम लिंकन की बहुत अच्छी स्टेटमेंट, आपको कोट याद रखने हैं, मैंने कहा ना कोट्स बहुत काम आएंगे। ही हु मोल्ड्स पब्लिक सेंटिमेंट गोज डीपर इनटू ही हु इनैक्ट्स स्टैट्यूट और प्रायर डिसीजंस। तो देखो आपको ऐसा हो जाता है कि आपके डिसीजंस बदलने लग जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि देखो हम ना बहुत बात कर रहे हैं एआई और एल्गोरिथमिक डिसीजंस की या एथिक्स की, तो कौन अकाउंटेबल है जब मशीन डिसाइड कर रही है? तो कह रहे हैं कि देखो फ्रेमवर्क जो है ना बेसिकली वो इंश्योर करता है कि एआई सिस्टम डिसीजन ले, सिर्फ टेक्निकल ऑप्टिमल में नहीं बल्कि फेयर होना चाहिए डिसीजन, एक्सप्लेनेबल होना चाहिए और अकाउंटेबल होना चाहिए। अब एल्गोरिथमिक बायस क्या होता है? जब एआई ना रिप्रोड्यूस करे हिस्टोरिकल इनजस्टिस, जैसे फेशियल रिकॉग्नाइज कर दिया, जैसे इंडियन एयरपोर्ट में हाई एरर आया, डार्कर स्किन, ऐसे कुछ करके इसे दिखा दिया, आपने वुमेन को जज किया, आपने राइट बिफोर इक्वालिटी आपने इन्फ्रिंज करा। यूएस का कॉम्पस टूल था, उसने फ्लैग कर दिया ब्लैक डिफेंडेंट टॉइस एज ऑफन एज वाइट। क्यों किया भाई? अकाउंटेबिलिटी गैप है, आपको हु इज लायबल व्हेन एआई फेल्स, बताओ यूआईडीए एफसीआई कौन मिनिस्ट्री कौन करेगी? आपके पास कोई क्लियर आंसर नहीं है। ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम हो गई, एआई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। पीएम किसान एआई वेरिफिकेशन डिनाई हो गया बिना एक्सप्लेनेशन के, क्यों हुआ बताओ? डीप फेक हो जाता है, किसी के साथ भी डिफॉर्म करना हो, किसी को भी डिफेम करना हो, डिसइंफॉर्मेशन फैलानी हो, आपने वो भी शुरू कर दी है। तो रेगुलेटर जैसे कि इंडिया जो है नीति 2024-25 में उसने एक रिस्क बेस्ड प्रो इनोवेशन एआई गवर्नेंस अप्रोच को निकाला है ताकि एडवाइजरीज इंडिया एआई गाइडलाइन रख सके रादर देन स्टैंड अलोन लॉ। यूरोपियन यूनियन जो है उसने वर्ल्ड का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ करा है, कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है और उसने अनएक्सेप्टेबल रिस्क को बैन करा है। फिर यूनेस्को का रिकमेंडेशन ऑन द एथिक्स ऑफ एआई उसने इंडोर्स किया फॉर ऑल 193 मेंबर स्टेट। तो इफेक्टिव एआई गवर्नेंस में क्या चाहिए? मैंडेटरी चाहिए कि वो एल्गोरिथमिक इम्पैक्ट असेसमेंट करे, ह्यूमन ओवरसाइट करे, इंडिपेंडेंट कैग लाइक ऑडिट्स करे, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी फ्रेमवर्क बनाए। तो यहीं पर ना उसने क्वेश्चन कर दिया इमोशनल इंटेलिजेंस इन द एज ऑफ एआई। तो एआई क्या करता है? कॉग्निटिव टास्क को ऑटोमेट करता है बेसिकली, आपने देखा होगा, सेल्फ रेगुलेशन करता है, सोशल अवेयरनेस करता है, ह्यूमैनिटी इरिप्लेसेबल एज है। तो मशीन्स कंप्यूट करती हैं, ओनली ह्यूमंस कैन ट्रूली केयर एंड कनेक्ट, है ना। जैसे अपॉर्चुनिटी की और एथिकल रिस्क क्या समझते हैं? देखो एआई के पास ना एम्पैथी है ना मॉरल रीजनिंग है। एआई टूल्स इमोशनल सपोर्ट देते हैं, मेंटल हेल्थ चैटबॉट्स होते हैं उसमें यूज़ हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटी है। सिविल सर्वेंट जो है ना वो इमोशनल इंटेलिजेंस हाई रहे, ह्यूमनाइज करके एआई को पब्लिक सर्विस डिलीवरी अच्छी कर सकता है, लेकिन रिस्क भी है। अगर आप बहुत ज़्यादा इस पर रिलाई कर गए एआई पर तो आप समझ लो आपको इमोशन रिस्क होने लग जाएगा, डिह्यूमनाइजेशन सी आ जाएगी। अल्गोरिथमिक बायस हो सकते हैं, आपका इमोशनली मैनिपुलेट कर दे, इको चैम्बर्स, डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा सोसाइटी में, कैसे इसको फुलफिल करोगे? तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि ना अपना एक काम करो, सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई हो ना और आपने बहुत फोकस करने को कही रहे हो सोशल एंड इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम्स पे, तो क्या करो एआई को ना एआई लिटरेसी कैरिकुलम में डाल दो।
तो पहले गोल्डमैन, इवन सिविल सर्विस की ट्रेनिंग में भी जो गोल्डमैन का एआई मॉडल है वो भी डालो, ताकि डिज़ाइन एआई को ऐसा करो ताकि वो नेवर रिप्लेसमेंट फॉर ह्यूमन मॉरल जजमेंट ऐसा होता है। एम्पैथी एंड सोशल स्किल दोनों ही इमोशनल सोशल इंटेलिजेंस है, और अगर इंटरपर्सनल पार्ट जो इमोशनल इंटेलिजेंस का वो भी आ जाएगा तो डैनियल गोल्डमैन कह रहा है कि बहुत अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन एथिक्स के ऊपर, कि ट्रुथ को कैसे प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और प्रोटेक्ट किया जाता है। देखो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारे के सारे ना बिहेवियर को, प्रैक्टिसेस को गवर्न करते हैं जर्नलिज्म में, न्यूज़ मीडिया, टेलीविजन, एंटरटेनमेंट में। तो मीडिया फंक्शन कैसे कर रही है रिस्पॉन्सिबली, ताकि हमारा पब्लिक इनलाइटेंड रहे और रिलायबल और अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन दे। जैसे मीडिया एथिक्स की बात करें तो इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं? ट्रूथ एंड एक्यूरेसी, वेरीफाइड फैक्ट को रिपोर्ट करना, प्लूरलिज्म, एंटी मोनोपोली करना, इंडिपेंडेंटली इम्पार्शियली चलना, मिनिमाइज करना हार्म को। तो ट्रेडिशनल इश्यूज़ क्या है मीडिया एथिक्स के? मीडिया ट्रायल, यानी ब्रांड करना एक्यूज एज अ क्रिमिनल बिफोर अ कोर्ट वर्डिक्ट। तो फॉर एग्जांपल सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड केस था, या येलो जर्नलिज्म हो जाता है, उसमें आप क्या करते हो? आप रीडरशिप को एग्जैजरेट करते हो, सेंसिटाइजेशन को रिजेक्ट, जैसे आपने क्या करा, फेक न्यूज़ को इतना दिखा डाला कि वो सच लगने लगी। जैसे जिन्हें जीपीएस इनेबल माइक्रोचिप अटैच कर दी गई थी 2000 नोट की टू ट्रैक देयर लोकेशन। पेड न्यूज़ होती हैं आजकल, वैसे भी बहुत बायसनेस है, टीआरपी के चक्कर में, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट बढ़ाने के चक्कर में सारा का सारा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है जर्नलिस्टिक एक्सीलेंस, तो मन ही नहीं करेगा किसी का टीवी भी देखने का। तो मीडिया एथिक्स में प्रॉब्लम है। अब डिजिटल मीडिया में इशू क्या है? इको चैम्बर्स बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 2024 का इलेक्शन हुआ, एआई क्यूरेटेड फीड एम्पलीफाइड कम्युनल कॉन्टेंट बना के दे रहा था, वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, बहुत गलत क्योर और रेमेडी बता रहा था जब कोविड फैला हुआ था। प्लेटफॉर्म इनएक्टिव हो गया, टेलीग्राम एम्पलीफाई कर गया कंटेंट, क्योंकि मणिपुर में 2024 में वायलेंस चल रहा था। वुमेन पॉलिटिशियंस पे डीप फेक आया इतना ज़्यादा, उनको डिफेम करा गया। फिर उसके बाद स्टेट प्रोपेगेंडा होता है, फॉरेन का लीडर था, उसने फॉल्स इंडिया पाकिस्तान वॉर क्लेम कर दी। तो यानी हमारे आईटी रूल्स ना हमने इसीलिए अमेंड भी करा, ग्रीवेंस ऑफिसर रखने की ज़रूरत है, फैक्ट चेकिंग, ट्रेसिबिलिटी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखो अगर हमारे पास सोल्यूशन नहीं होंगे ना, सेल्फ रेगुलेशन, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, कोई मीडिया ट्रायल नहीं है, कोई सिविल सोसाइटी ओवरसाइट है, ये सारे के सारे डेटा होना बहुत ज़रूरी है। अब एथिकल पर्सपेक्टिव और करंट इशू की बात करें तो ऑब्सिनिटी है डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वाइल हियरिंग अ केस ऑन ऑब्सीन रिमार्क्स, इंडिया गॉट टैलेंट शो था यूट्यूब पे, उसने अर्ज किया सॉलिसिटर जनरल को कि वो रेगुलेटरी मेजर्स लें कि वल्गर कंटेंट कैसे दिखाया गया। फ्री स्पीच का मतलब ये थोड़ा ना है कि आप वल्गर कंटेंट बोल दोगे। तो ऑब्सिनिटी बहुत सब्जेक्टिव है, क्योंकि इवॉल्विंग है, कल्चरल वेरिएबल है। अब एथिकल इशू देखो कैसे उठते हैं, सेंसरशिप लगाते हो अगर आप या तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में, तो वो भी गलत है। हु डिसाइड व्हाट कंटेंट इज़ एक्सेप्टेबल, ये भी एक सवाल है। फिर एमएफ हुसैन वर्सेस राजकुमार पांडे के केस में आया था, न्यूडिटी अलोन ऑब्सिनिटी नहीं बता सकती। फिर ऐसे ही नॉर्म्स हैं, ऑब्सिनिटी चेंज ओवर टाइम, जैसे खुजराव स्कल्पचर एक्सेप्टेड देन सेंसर्ड नाउ, है ना। तो एजेंसी पैटर्नलिज्म भी है, टेंशन बिटवीन प्रोटेक्टिंग यूज़र और रिस्पेक्ट कैसे करने है ऑटोनॉमी को, वो भी है। तो वे फॉरवर्ड में कहा कि ना हमें लीगल क्लैरिटी बहुत ज़रूरत है, सेल्फ रेगुलेट करें, पब्लिक अवेयरनेस फैलाएं और ग्लोबल कोऑपरेशन की तरफ हम ज़्यादा बढ़ें। तो अगर हम ना जस्टिस, डिजिटल डिग्निटी, ये सब बढ़ाते हुए चलेंगे, क्रिएटिव फ्रीडम को देखो, क्रिएटिव फ्रीडम भी बचनी चाहिए, प्लस हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बैलेंस करके अगर हम चलेंगे तो हम इससे अच्छे से कर पाएंगे। अब देखो बड़ी अच्छी बात क्या है, आपने यूएस के सुप्रीम कोर्ट की जजेस बात को ज़रूर लिखना कि सेंसरशिप रिफ्लेक्ट्स अ सोसाइटीज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन इटसेल्फ, इट इज़ अ हॉलमार्क ऑफ एन अथॉरिटी रिजीम, ऑटोक्रेटिक रिजीम, सॉरी दिस इज़ ऑटोक्रेटिक, ठीक है। तो आपने ऐसी स्टेटमेंट्स का प्रयोग ज़रूर करना है, कोड ज़रूर लिखने हैं, आपके आंसर्स को ये और अच्छा बनाएगा। अब हम चलते हैं बायोएथिक्स के ऊपर। बायोएथिक्स में देखते हैं हम, जैसे देखो बायोएथिक्स में ना अप्लाइड एथिक्स में है ये फिलोसफिकल प्लस सोशल प्लस लीगल इश्यूज़ जो अराइज हुआ इन मेडिसिन, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में। बायोएथिक्स ना ब्रिज टू द फ्यूचर है, इट ब्रिजेस साइंटिफिक कैपेबिलिटी, व्हाट कैन बी डन विद मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे ही ना कैप्चर करता है वन ऑफ गांधी 7 सोशल सिंस, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी के ऊपर। तो 4 फाउंडेशनल पिलर है, अटॉनमी, रिस्पेक्ट फॉर पर्सनस, जैसे मैंडेट करना, कंप्लीट रिस्क डिस्क्लोजर करना कि हर व्यक्ति के पास ये राइट है टू इन्फॉर्म, वॉलंटरी डिसीजन लेना, बेनिफिट्स अच्छा करना, जैसे गोल्डन राइस लाए गए ताकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी दूर हो। एनेक्स कार 19 लाया गया ताकि ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट आए। नॉन मेलिफिसेंस यानी कि हमें ना मॉनिटर भी करते रहना है, अननेसेसरी हार्म नहीं होने देना, जस्टिस करना है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, जैसे जीन थेरेपी अफोर्डेबल एक्सेस सभी को मिले। अब डायलेमा कैसे क्रिएट होता है,
कि जैसे टर्मिनल पेशेंट डिमांड कर रहा है एक्सपेरिमेंटल थेरेपी, लेकिन डॉक्टर की ड्यूटी है उसको कॉशन भी करे कि देखो इससे ये भी हो सकता है। हॉल्ट किया आपने जीएम ग्रॉथ डिप्लॉय करने में, कम्प्लीटली प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि मिलियन सफ़र कर सकते हैं एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी से। ऑटोनमी वर्सेस जस्टिस में आता है। तो देखो बड़े सारे इश्यूज़ यहाँ पर आते हैं। जैसे देखो ह्यूमन जीन एडिटिंग वाली जो CRISPR CS9 है, उसका इशू क्या है? अब ये सोमैटिक एडिटिंग है भाई, पेशेंट को अफेक्ट करेगी। ये जर्म लाइन एडिटिंग कर रहे हो आप क्योंकि डिज़ाइनर बेबी बना रहे हो। अब एथिकल स्टेटस में ये प्रॉब्लम आती है। जैसे ही जिनको 2018 चाइना के अंदर उन्होंने ना एक एम्ब्रो एडिट करा विदाउट एडिक्वेट कंसेंट प्रोसीजर, तो केस उनका ट्रिगर कर गया, वर्ल्ड वाइड उसको कंडेमिनेशन मिला। ऐसे ही जीनोमिक डेटा प्राइवेसी के बारे में, बायोपायरेसी या कुछ भी होता है, तो जीनोम इंडिया का जो प्रोजेक्ट है उसको एनालाइज स्टोर किया गया इसी के चलते। तो ऐसे ही हमारा आर्ट सरोगेसी के बारे में कि बैन किया गया है कमर्शियल सरोगेसी को, क्योंकि इससे एक्सप्लॉयटेशन है ना, बॉडीली ऑटोनॉमी आप गायब कर रहे हो, आप एक्सक्लूजन ऑफ सिंगल पर्सन एक तरह से कर रहे हो। LGBTIQ जो प्लस है हमारा, LGBTQ प्लस जो कपल है वो जस्टिस कंसर्न रेज करता है। तो सरोगेसी का जो एक्ट है परमिट ओनली अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी को करता है। कमर्शियल सरोगेसी है शिफ्टेड टू अंडरग्राउंड फिर भी, लेकिन वो हो रहा है अब्रॉड में, हो रहा है जगह जगह, जॉर्जिया में, यूक्रेन में, कोलंबिया में, ऐसी जगह पर हो रहा है। अब यहाँ पर हम एक बात समझते हैं कि अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी होती क्या है। ठीक है, इसको हम समझते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। अल्ट्रोगेसी सरोगेसी क्या होता है? अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी का मतलब है एक ऐसा अरेंजमेंट जहां वुमेन कैरी भी कर रही है, डिलीवर कर रही है ऐसा बेबी फॉर इंटेंडेड पेरेंट, जहां पे उसको कोई मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं मिलने वाला। कमर्शियल सरोगेसी में क्या था? सरोगेट तभी होगा जब उसको मेडिकल एक्सपेंसेस मिलेंगे, लीगल फीस मिलेगी, इंश्योरेंस मिलेगा, तो वो मोटिवेटेड रहती है ना। तो इस तरह से तो अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी इंडिया में लीगल है, रिकॉग्नाइज्ड है सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट के तहत, लेकिन इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पर्सन हैज़ टू बी मैरिड, इंडियन हेट्रोसेक्सुअल कपल होना चाहिए, प्रूवन इनफर्टिलिटी होनी चाहिए, कोई सर्वाइविंग अगर बायोलॉजिकल या अडॉप्टेड चिल्ड्रन नहीं है तभी होगा, सिंगल इंडिविजुअल होना चाहिए, सेम सेक्स कपल होने चाहिए, फॉरेन नेशनल परमिटेड नहीं है, मस्ट बी मैरिड इंडियन वुमेन एज जिसकी 25 से 35 साल हो, तो प्रोसीजर मस्ट बी परफॉर्म्ड एट रजिस्टर्ड क्लिनिक और हॉस्पिटल में हो। अब इसके प्रॉस कॉन्स क्या होता है? देखो इससे ना फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन रिमूव होता है अगर आप खाली अल्ट्रिस्टिक करते हो, वोम्स का कमर्शलाइजेशन रिमूव होता है ना, डीप सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड क्लोजनेस होती है। कॉन्स क्या होते हैं? पुट द सरोगेट अंडर द फिजिकल और साइकोलॉजिकल टोल ऑफ प्रेगनेंसी विदाउट फाइनेंशियल रिवॉर्ड। इससे क्या होगा? इमोशनल और इंटरपर्सनल टेंशन बढ़ेगी ना, अगर आप मेडिकल और लीगल कॉम्प्लिकेशन अराइज होते हैं तो सोचो आप, तो ये पंगा है कि नहीं है। उसके बाद जीएम क्रॉप्स का देखें तो फूड सिक्योरिटी एक तरफ बैलेंस करना है, फिर इकोलॉजिकल कंसर्न, फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे करोगे? ऐसे ही ऑर्गन एंड जीनो जो ट्रांसप्लांटेशन की बात आती है वहाँ पर भी यही कंसर्न है। क्लिनिकल एंड ट्रायल्स की बात करें, वहाँ पे नया ड्रग आप ला तो रहे हो, क्या वो ठीक रहेगा ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए, वो भी बात है। तो यहाँ पर ना अब नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है एथिकल पर्सपेक्टिव है, राइट टू डाई विद डिग्निटी विच वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम। जैसे देखो एक्टिव एंथुसियास है एंड यूथनेसिया दिया जाता है, तो इसमें क्या है? लिथाल एजेंट लीगल है इंडिया में। यहाँ हमारे पास पैसिव एंथुसिया जो हमारे सुप्रीम कोर्ट 2018 ने उसने सपोर्ट करा। अरुण शौबॉक का केस था पहला, हमने पैसिव एंथुसिया देखा, हरीश राणा का केस था, ठीक है ना, ताकि इसमें क्या हो? राइट टू डाई विद डिग्निटी विच वी हैव ऑलरेडी फॉल्ड इन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स। अब आर्ग्यूमेंट देखो इसके अगेंस्ट देखना, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, सर्वाइवल पे नहीं जीना पड़ेगा, वो भीष्म पितामह सोक्रेटिस, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी है ना, डबल इफेक्ट पेन नहीं झेलना पड़ेगा, इससे उसकी अहिंसा बुद्धिज्म में कहा जाता है ना कि एक सैंक्टिटी लाइफ की आपने खो दी, कांतेन ड्यूटी, पोटेंशियल फॉर मिस यूज एंड ऑल, मेलिफिसेंस हो सकता है। अभी फॉरवर्ड में कह रहा है, देखो इंटरप्रेटिव डायलॉग्स हैं इसमें, फिजिशियंस 2 होने चाहिए, सेटिंग्स हमने ऐसी बनाई हुई हैं, एथिकल केस फिर भी है, माइनर एंड मेंटली वल्नरेबल के लिए क्या करोगे? तो इसीलिए जेन डी बुरोसो ने बड़ी अच्छी क्वेश्चन, एक बड़ा कोट दिया कि लॉन्ग इलनेस बिटवीन लाइफ एंड डेथ मेक्स डेथ अ कंफर्ट बोथ ऑफ दोज हु डाई एंड टू दोज हु रिमेन। समझ रहे हो? तो एथिकल पर्सपेक्टिव यहाँ पर करंट इशू में ला रहा है न्यूरोटेक रिवोल्यूशन का। बीसीआई न्यूरल लिंक था, ईईजी मूड मॉनिटर, वो न्यूरल इम्पैक्ट चेक करता है कि ब्रेन सिग्नल्स कैसे रीड कर रहा है, कैसे राइट कर रहा है, ह्यूमन माइंड पे उसका क्या असर पड़ रहा है उसके बारे में। मेंटल प्राइवेसी, ब्रेन डेटा पता चलता है, मोस्ट इंटीमेट डेटा, राइट टू कोग्निटिव लिबर्टी, कंसर्न गैप कि पेशेंट कैन नॉट फुली अंडरस्टैंड व्हाट न्यूरल डेटा इज हार्वेस्टेड, ओनली द रिच एक्सेस कॉग्निटिव एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी, न्यूरो एड है, इमोशंस हैं। तो न्यूरो राइट फाउंडेशन के 5 राइट है, मेंटल प्राइवेसी के, पर्सनल आइडेंटिटी के। फिर कांतन ने बोला कि ब्रेन डेटा आपको कमली ये नहीं देखता, एंड नहीं करता, नेवर मीन्स नहीं करता। वर्ल्ड का पहला न्यूरो राइट चिली में आया, इंडिया में भी बनाया गया। तो अब हम एनवायरमेंटल एथिक्स पे चलते हैं। तो देखो मार्गरेट मीड ने बोला कि वी वोंट हैव अ सोसाइटी वी डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट। सीधी सी बात है ना, अगर मॉरल ऑब्लिगेशन ह्यूमन बीइंग नहीं निभाएगा नॉन ह्यूमन वर्ल्ड से, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा।
तो हमें अब एथिकल इसमें इन्वायरमेंटल लेंस में क्या रखना चाहिए, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, बायोसेंट्रिसिज्म, इकोसेंट्रिसिज्म, यानी नेचर हमारा रॉ सेट है ह्यूमन कंजम्पशन का, वहीं से तो एग्रीकल्चर करते हो सारे लोग, तो हम डिपेंडेंट तो इसी पर हैं, तो हमें क्यों ना कोई मॉरल स्टैंडिंग लेनी चाहिए। डीप इकोलॉजी बोलती है कि हमें ह्यूमन लाइफ को सिर्फ वन इंटरकनेक्टेड स्टैंड नहीं मानना चाहिए, हम बहुत डिपेंडेंट हैं, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है। सोनम वांगचुक ने क्यों बोला कि इको फ्रेंडली इनोवेशन चाहिए, लद्दाख में फ्रेजाइल माउंटेन इकोसिस्टम का खेलने की ज़रूरत नहीं है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे क्यों खिचड़ी ट्री प्लांटेशन हुआ राजस्थान में, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई खिचड़ी प्लांट गिरेगा विदाउट प्रायर अप्रूवल इवन फॉर रिन्यूअल प्रोजेक्ट, तो कैसे इकोसिस्टम बचेगा भाई। फिर एनिमल वेलफेयर के जलीकट्टू देखो हमने बंद कराया कि नहीं कराया, कि भाई ट्रेडिशन होगा अपने घर में रखो, स्ट्रे डॉग को मैनेजमेंट करके, पब्लिक सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, और एनिमल की भी राइट की बात है देखो ये, ठीक है। उसके बाद देखो गांधीन व्यू क्या है, हमें अर्थ को उतना ही देना है। देखो अर्थ के पास इतना है कि वो हमारी नीड फुलफिल कर सकती है, हमारी लालचपन को नहीं दूर कर सकती, और हम वैसे भी एज एन इंडियन थॉट वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली एंड वी हैव टू डेफिनेटली रिस्पेक्ट आवर रिवर्स, ट्रीज एंड एनिमल्स इन अ ट्रेडिशनल कल्चर, हम करते भी आए हैं। तो अल्टीमेटली इन्वायरमेंटल एथिक्स हमें बताता है ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन प्रोग्रेस तभी होगी जब नेचर के साथ हम मिलजुल के रहेंगे। तो इसी पे जो क्वेश्चन आया कि क्लाइमेट चेंज, करंट में जो मामला चला कि क्लाइमेट चेंज फंडामेंटली एथिकल क्राइसिस बन चुका है, क्योंकि इंटरजनरेशनल इक्विटी नहीं है, लीस्ट रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल साउथ फ्यूचर जनरेशन, तो हमें क्या करना है, वी बोरो द अर्थ फ्रॉम चिल्ड्रन नॉट इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट्स, ठीक है ना। तो रिच नेशन क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कर चुके हैं अभी, तो CBDR यानी क्या, CBDR का मतलब क्या है, CBDR का मतलब है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चलने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो एथिकल डायलेमा और वे फॉरवर्ड को करते हुए अभी हम आज खत्म करेंगे। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात कर रहा है कि राइट टू डेवलप है, एमिशन लिमिट करने की ज़रूरत है। सो हमें इसीलिए पंजाब ने टारगेट लिए कि हम 2070 तक हम अपने एमिशन को ज़ीरो कर देंगे। लाइफ मिशन भी इसलिए बनाया गया, लाइफ फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट, यानी कि हम एक ऐसी लाइफ जिएंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बेस्ड होगी। तो बड़ा अच्छा बराक ओबामा का कोट है कि वी आर द फर्स्ट जनरेशन टू फील द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड द लास्ट दैट कैन डू समथिंग अबाउट इट। हम ही हैं जो कुछ उस पर कर भी सकते हैं। बिजनेस एथिक्स कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आज आपको इन्वायरमेंट पर एथिक पर क्वेश्चन आज लिखने की ज़रूरत है, एनवायरमेंट एथिक्स को आपने समझाना है। हैव अ नाइस डे टू ऑल।